अरे क्या हाल चाल रामलाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। चलिए चलिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोनों एक ही हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अरे वही इलेक्ट्रिक करंट करंट, या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म दोनों सेम नाम है कि अलग भाई? सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है तेरे लिए। दोनों सेम नाम है कि अलग नाम है? दोनों सेम नाम है कि अलग नाम है? दोनों बिल्कुल ही सेम नाम है। बहुत बहुत बधाई हो पूरी जनता को, पूरी भारतवासी को कि आज चंद्रयान लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। हाँ, अब इसको टाइम लगेगा ऑर्बिट में सेट होने में, बट हाँ, भगवान से प्रार्थना करिए सब कुछ बढ़िया हो और फाइनली सब कुछ सक्सेसफुल हो। इंडिया ने सबसे कम खर्चे में बनाया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए कहते हैं बेटा, जब कोई मुश्किल आता है और जब कठिनाई आती है तो हारना नहीं चाहिए। वही दिन था जब आपने देखा होगा चंद्रयान 2 लॉन्च में क्या हुआ था, और आज देखिए। टाइम लगता है सक्सेस में। सक्सेस इज नॉट अ ओवरनाइट जर्नी। समय लगता है, मेहनत करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है और लगातार आपको फेलियर मिलेगा, लेकिन आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन सक्सेस भी मिलेगा। हाँ, 615 करोड़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वैसे भाई लगे रहो मेहनत करते रहो, तुम्हारा भी दिन एक दिन आएगा। अब टमाटर का भी आ गया तो तेरा क्यों नहीं आएगा? सोच, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। धीमे धीमे ही चलो लेकिन लगातार चलो। देखो, एक दिन पढ़ाई कर लेना, एक दिन संघर्ष करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 घंटे पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 घंटे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन 12 घंटे पूरे 1 साल तक पढ़ना मुश्किल बात है। समझ रहे हो? बहुत छोटी सी बात है कि 12 घंटे पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन वो 12 घंटे और 14 घंटे पूरे साल भर पढ़ना, ये बड़ी बात है। हाँ, दिन तो टमाटर के भी आ गए, तो तेरे क्यों नहीं आएंगे भाई? तू तो बैगन है। दिल पे लगा सर ये बात। हाँ, पेशेंस रख, आएगा, तेरा भी दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोनों एक ही चैप्टर है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। तो आज का हमारा गोल क्या है? आज हम बहुत पेशेंटली तरीके से बायोट सेवार्ट लॉ पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट वायर का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और कुछ PYQ इसी पे वेस्ट करेंगे। क्या तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? चलिए, अब एक बात बताइए, हमने ना एक करंट कैरिंग वायर लिया बेटा, बहुत अच्छा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये सुंदर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। सर ये तो एक ओपन वायर, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? अबे तार है भाई, ऊपर नीचे सर्किट होगा। ले सर्किट, ले बोर्ड के ऊपर जा रहा। अब देख, बस एक छोटा सा हिस्सा मैंने कंसीडर किया। अब इस करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नॉन जीरो? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नहीं बताओ? ओ भैया, जीरो है कि नहीं? करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की नॉट जीरो? जीरो की नॉट जीरो? जीरो ऑप्शन ए, नॉट जीरो ऑप्शन बी, सी हम चोमू हैं, डी हम बैगन हैं। चलो, ये मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, 30 सेकेंड का, ध्यान से जवाब देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर, इनसाइड मतलब अंदर में, जीरो नॉन जीरो। करंट कैरिंग वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नॉन जीरो, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी नॉन जीरो, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी नॉन जीरो।
देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं। जीरो कि नॉन जीरो? नॉट जीरो या जीरो? जरूरी है यह सवाल, क्योंकि इसी सवाल से आगे कहानी और कार्यक्रम बढ़ेगा। तो चलिए बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नॉट इक्वल टू जीरो है? जीरो है कि नॉट इक्वल टू जीरो है? जो करी है मुन्ना भैया। चलिए, सही आंसर इज नॉट जीरो। पोल स्टॉप हो गया ना? अच्छा, नहीं हुआ। अब देखते हैं। 1% लोग बैगन भरता है, बाकी 52% का कहना है नॉन जीरो और 44% का कहना है, लगभग आधे लोगों का कहना है जीरो। कैसे बेटा? कैसे जीरो होता है भाई? सॉरी, नॉट जीरो होता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर होगा, नॉट जीरो मतलब कुछ होगा। एक बात बताओ, तुमने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया और करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं होता, यही नहीं तुम्हें पता। एक बात पता भाई, तू बैटरी लगाता है, उसके वजह से क्या क्रिएट होता है? सर, बड़े डंडे की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, छोटे डंडे की तरफ निगेटिव पोटेंशियल, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, स्मॉल ई कैपिटल ई। हाँ, फोर्स क्यूई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ये, तभी इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। फोर्स लगेगा इतना तो एक्सेलरेशन होगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, एक्सेलरेशन आ गया। और एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शनल मोशन होगा कैसे चार्ज का? आइसोलेटेड होता तो करंट कैसे बहता? मैं नहीं पढ़ा रहा यार, मैं जा रहा हूं, घर जा रहा हूं भाई, रहने दे, मैं घर जा रहा हूं। क्या ये बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है ये? फैल गए। अब बता, मैं तुम्हें नया चीज पढ़ाऊंगा, नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कैसे समझ आएगा जब पुराने में ही तेरा लुटिया डूबा हुआ है? पुराने में ही तेरा लुटिया डूबा हुआ है। अपने आप चार्ज कैसे डायरेक्शनल फ्लो में आएगा? अच्छा चल, तूने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक बात बता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पक्की बात है E बराबर होता है dV बाई डी आर, तो पक्का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हाई टू लो पोटेंशियल जाता है। अगर आइसोलेटेड में जीरो, अबे साले आइसोलेटेड में करंट थोड़ी ना फ्लो करता है, गधे, नालायक, बेवकूफ। हे भगवान। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा सर, ओके, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे तभी तो चार्ज फ्लो कर रहा है भाई। अच्छा, बाहर में करंट कैरिंग वायर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड करंट कैरिंग वायर, आउटसाइड करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के आउटसाइड, आउटसाइड बोलो, आउटसाइड करंट कैरिंग वायर के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस वायर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। यह मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था। क्यों जीरो? क्योंकि करंट कैरिंग वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन वो है न्यूट्रल। सर न्यूट्रल कैसे हो सकता है? आओ फिर से समझाता हूं भाई मेरे। ये कंडक्टर है, हमने बैटरी जोड़ा, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा इस तार से, उतने इस वापस लूप में चला जाएगा। ये करंट कैरिंग वायर होता न्यूट्रल ही है। सर अगर न्यूट्रल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया? बैटरी से ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज करंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रल। वो चार्ज थोड़ी ना है और बैटरी हवा में थोड़ी ना लगा है। करंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रल, तो करंट कैरिंग वायर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा।
क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ठीक है। अब कंसेप्चुअली साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि अगर किसी चार्ज को हम यहां पर रेस्ट में रखेंगे तो इस पर फोर्स जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, मतलब इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, आसपास कुछ और है नहीं, तो चार्ज में फोर्स लगाएगा कौन? तो थ्योरेटिकली हमने सोचा, कैसे सोचा? थ्योरेटिकली 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 कि इस पर फोर्स जीरो लगना चाहिए। और मैंने सच में यहां पे एक चार्ज को रेस्ट में रखा और उस पर फोर्स नहीं लगा, वो एज इट इज पड़ा रहा। सर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं देखना बेटा, सिर्फ वायर की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा या कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो देखना है। तो चार्ज रेस्ट में रखा तो थ्योरेटिकली उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, और मतलब थ्योरेटिकली नहीं लगना चाहिए। हमने सोचा कि थ्योरेटिकली इस पर फोर्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ये हम जानते हैं कि वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो चार्ज रखेंगे रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स लगेगा नहीं। और प्रैक्टिकली इस पर फोर्स लगा कि नहीं लगा बताओ? प्रैक्टिकली भी इस पर फोर्स जीरो लगा, प्रैक्टिकली भी इस पर फोर्स जीरो लगा। तो लोगों को समझ में आया कि यस वी आर वेरी मच इंटेलिजेंट साइंटिस्ट पीपल, वी आर वेरी मच इंटेलिजेंट साइंटिस्ट पीपल। हमने सोचा था कि इस पर फोर्स नहीं लगना चाहिए और सर्च में फोर्स नहीं लगा। लोग सोचा वी आर इंटेलिजेंट लोग, वेरी वेरी इंटेलिजेंट लोग। फिर उसने सोचा अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस वायर के आसपास किसी v वेलोसिटी से फेंक दूं, अब v वेलोसिटी से फेंको या रखो, जब कोई है ही नहीं वहां पे फोर्स लगाने के लिए तो कौन लगेगा? तो थ्योरेटिकली हमें लगा, थ्योरेटिकली हमें लगा कि फोर्स जीरो लगना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं और मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स है ही नहीं, मैग्नेट है नहीं, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के बाहर फील्ड जीरो होता है, तो थ्योरेटिकली फोर्स जीरो लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने रखा प्रैक्टिकली उस पर फोर्स लग गया। फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब फोर्स लगा, फोर्स एक्ट्स। अब सबसे बड़ी बात उत्पन्न होता है कि किसने लगाया ये फोर्स? किसने, कौन है जो इस पर फोर्स लगाया? लोगों ने सोचा या करंट कैरिंग वायर के बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, करंट कैरिंग वायर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग वायर होता है, इनसाइड करंट कैरिंग वायर होता है, लेकिन करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। तो जब हम रेस्ट पे रखेंगे तो फोर्स जीरो, और जब हम फेंकेंगे तो भी फोर्स जीरो। तो रेस्ट पे रखा तो सच में फोर्स जीरो लगा, लेकिन फेंका तो उस पर फोर्स लग गया। तो किसने लगाया फोर्स? अब लोग जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किया था उनका नाम था बायोट एंड सेवार्ट, बायोट एंड सेवार्ट। ये दो लोग मिलके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो भाई सदमे में चला गया, कैसे कि यार कौन लगा रहा फोर्स, कौन ऐसे लगा देगा फोर्स? आसपास में तो कोई मैग्नेट है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो आखिर किसने फोर्स लगाया? बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद फिर वो देखा फोर्स कैसा लग रहा। ऊपर फेंका तो इधर जा रहा था चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल को नीचे फेंकता तो इधर जा रहा था। वो समझ गया ये भूत है, ये भूत है कोई, ये दैविक शक्ति है कि भाई ऊपर फेंक रहे तो चार्ज इधर जा रहा, नीचे फेंक रहे तो आगे जा रहा। अगर फोर्स लगना ही था तो एक तरफ लगता, अलग अलग डायरेक्शन में डांस क्यों कर रहा फोर्स? चार्ज को ऊपर फेंका तो फोर्स वायर की तरफ लगा, चार्ज को नीचे फेंका तो फोर्स इधर लगा। तो और कंफ्यूज हो गए। बहुत लंबे समय के रिसर्च के बाद पता चला अरे यार ये वायर के आसपास ये एग्जैक्टली वही फील्ड एग्जिस्ट कर रहा जो मैग्नेट के आसपास होता है। तो उनको लगा कि यार यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ मैग्नेट को मानते थे, लेकिन हमें एक नया सोर्स मिला। क्या मिला? एक नया सोर्स मिला। क्या? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा कि बाहर ही आएगा? पहले बाहर का तो डील कर ले, बहुत मुश्किल से तो समझ आया है। करंट कैरिंग वायर, वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बायट सेवार्ट, समझिएगा प्लीज, बायट सेवार्ट ने बोला
के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से आया है? करंट कैरिंग वायर के आसपास आया है। मतलब करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं ढंग से लिख देता हूं, मैंने ढंग से लिख देता हूं। ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था? बायोट एंड सवार्ट। इन्होंने बोला करंट कैरिंग वायर इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट कैरिंग वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा। बी से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बी से। सर मैग्नेटिक तो एम से लिखते हैं, बी से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कई बार आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है असर्शन रीजन का, मैट्रिक्स मैच का, कि करंट कैरिंग वायर के बाहर कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। बाहर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। वो हम समझेंगे। तो करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ में आया। करंट कैरिंग वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये भी लिख लो, आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब ये करंट कैरिंग वायर है, इसके वजह से कहीं पे हमें करंट फ्लो कर रहा है। इसमें आई, ये वायर है आई। सर ये राखी सावंत जैसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया है आपने? ये वायर इसलिए मैंने बनाया ऐसा कि वायर ऐसा हो भी सकता है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, तो मैंने बस ऐसा वायर बनाया एक। अब इसके वजह से मुझे यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझिएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास के वजह से न्यूटन ने अपना लॉ दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, या पॉइंट मास के लिए दिया था, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है? बताओ, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है बताओ। यहां पे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F इज इक्वल टू G m1m2/r², ये पॉइंट मास के लिए होता है कि किसी भी रैंडम शेप के मास के लिए फोर्स होता है? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ पॉइंट मास के लिए होता है या किसी भी मास के लिए होता है? बोलो। पॉइंट मास के लिए होता है, किसी मास के लिए क्यों नहीं होता? तू बता, तू पढ़ा है ना 11th? किसी भी आ गया। तो भाई यहां पे क्या समझ रहे हैं हम? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कुलम्स लॉ पॉइंट मास के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, कि किसी भी मास और किसी भी चार्ज के लिए होता है? तो भाई मेरे ये पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज के लिए होता है, पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट मास के लिए होता है। क्यों होता है भाई? किसी भी रैंडम मास और रैंडम चार्ज के लिए कैलकुलेट करना बहुत टफ है। क्या है? बहुत टफ है, बहुत टफ है। आ गया वॉइस? हेलो हेलो हेलो, हाँ आ गया वॉइस। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। तो बस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बायोट सेवार्ट लॉ निकालेंगे, वो एक छोटे से करंट एलिमेंट के लिए निकालेंगे, लेंथ के लिए निकालेंगे, कि पूरे वायर के लिए निकालेंगे? भाई ये नाइंसाफी थोड़ी ना है। बायोट सेवार्ट के साथ किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है निकालना, पूरे वायर के लिए निकालना आसान नहीं है। अपने आप लैग कैसे करेगा? सही तो चल रहा है यार। कहां चल लैग है? सही तो है, चल तो रहा है, मैं यहां हूं। कहां लैग है भाई? बकलोल, एकदम खराब बच्चे हो, एकदम खराब बच्चे हो तुम लोग यार। एकदम खराब बच्चे हो तुम लोग। चलो
तो यहां पे करंट एलिमेंट के लिए निकालेगा कि पूरे वायर के लिए निकाल देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, इसको और अच्छे से लिखोगे तो स्मॉल, एकदम छोटू सा करंट एलिमेंट के लिए, बस बड़े वायर के लिए नहीं निकलेगा क्या? नहीं जा, तो बड़ा उम्मीद से आए थे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया लॉ होगा, नया आदमी होगा, नया कुछ करेगा। भाई नया कुछ करेगा, लेकिन उसकी लिमिटेशंस तो देखो। आज तक कोई बड़े के लिए कर पाया? सब शुरुआत छोटे से ही करते हैं, अचानक से बहुत बड़ा काम नहीं होता है। शुरुआत तो पहला सीढ़ी चढ़ोगे छोटे से होगा, सब कुछ पहली बार में नहीं होता, पहले छोटे से शुरू करेंगे। ओ हाँ, वेरी गुड। तो ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे जिसमें आई करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो करंट आई और इसका लेंथ डीएल, तो इसको हम आई डीएल, या करंट आई बह रहा है और लेंथ डीएल, इसको बोलते हैं हम स्मॉल करंट एलिमेंट। इसको बोलते हैं हम स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। इसको हम बिहेव एज अ वेक्टर बोलते हैं कि ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? करंट की डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलोंग करंट, डायरेक्शन अलोंग करंट, अलोंग करंट, डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग करंट। जैसे एरिया भी वेक्टर की तरह बिहेव करता है ना, उसी तरीके से बेटा ये जो है स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन होगी करंट की तरफ, स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल। अब इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो कहीं आर डिस्टेंस पे, तो सबसे पहली बात यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कि छोटा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा? भाई छोटे लेंथ के लिए तो छोटा निकलेगा। भाई साहब कितनी क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारी बातें आपको बता रहा हूं। छोटे करंट एलिमेंट के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ये एकदम छोटू सा, एकदम एकदम छोटू छोटू सा, एकदम नन्नू सा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आएगा। मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ इसी को कहते हैं। इनवर्स, इनवर्स मतलब नीचे, और स्क्वायर हो, नीचे स्क्वायर हो गया, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वाट से वाट लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जैसे न्यूटन्स लॉ करता है और कुलम्स लॉ करता है। सर उसी के जैसा लग रहा कुछ कुछ, हाँ, लेकिन ये बाद में आया है, वो दोनों पहले आ गया था, और ये बाद में आया है, वो पहले आ गया था, ये बाद में आया है। ये कहता है कि डिस्टेंस डबल करोगे मैग्नेटिक फील्ड 1/4 कम हो जाएगा। देखो डिस्टेंस 1 मीटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी आ रहा, 2 मीटर पे क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर, 4 गुना कम हो जाएगा। 3 मीटर करोगे तो 9 गुना कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये छोटू सा मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज्यादा करंट एलिमेंट की वैल्यू होगी, मतलब आई जितना बड़ा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है। तो जितना ज्यादा दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके। अब मान लो यहां पे ये एंगल थीटा है। आपको पता है जितना कम एंगल रखते हैं ना, करंट की डायरेक्शन में निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कम आता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये। और जितना ज्यादा एंगल पे जाके देखते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जैसे मान लो ये करंट एलिमेंट है, और तुम यहां से समझना आर डिस्टेंस पर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। अगर तुम आर डिस्टेंस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जिधर आइडियल उधर ही आर। अगर तुम इधर निकालोगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, और एग्जैक्टली 90 डिग्री पे निकालोगे तो और ज्यादा आएगा। मतलब वायर से परपेंडिकुलर जाके निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आता है, यहां पे निकालेंगे थोड़ा कम आएगा, यहां और कम आएगा, यहां और कम आएगा। वायर की डायरेक्शन में एकदम 0 आता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके, कि बी डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन तीनों ही फॉर्मूले को एक साथ मिलाएंगे तो डीवी इज इक्वल टू ये और ये एक साथ लिखेंगे, और प्रोपोर्शनल साइन हटा के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा यहां पे म्यू नॉट बटा 4 पाई। जैसे वहां पे आया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी तरीके से म्यू नॉट अपन 4 पाई इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और ये हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा। देखो आई डीएल साइन थीटा बटा नीचे आर स्क्वायर। ये है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ गया भैया। बताइयो सर यही है बायोट से वाट लॉ, सिर्फ इतना छोटा सा? यस।
सर ये क्या है? अरे हर चीज का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जी लिखा था तुमने, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो जी लिखा था। हाँ सर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। यहां पे के लिखा था जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, यहां पे आता है μ0/4 पाई। सर μ0/4 पाई ही क्यों आया? यहां पे जी क्यों आया? यहां पे ये क्यों आया? इसको कोई मैथमेटिकल प्रूफ है? नहीं। तो ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली निकाल के लाते हैं। ओके सर, सिंपल, आपको ये रटना है, एक्सपेरिमेंट से आया है। बाकी जितना समझ सकते थे लॉजिकली मैंने बताया। जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, इसलिए ये, और साइन थीटा पे डिपेंड करता है। ये बॉक्स में जो लिखा है ये तुम्हारा मार रट्टा है। क्या है? मार रट्टा। जैसे तुमने प्रैक्टिस कर करके, सवाल सॉल्व कर करके इन दोनों को याद रख लिया है, वैसे ही ये याद रखना है। dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r²। सर इसको जैसे हम g कहते हैं, इसको इप्सिलॉन नॉट कहते हैं, तो μ0 का भी कोई वैल्यू है क्या? हाँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का ऑलवेज वैल्यू होता है। बताओ, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड तुमने क्या निकाला है? याद करो बेटा, μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r²। कितना इजी है, कितना इजी है बताओ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, आराम से देख के बताओ कि ये जो पूरा टर्म है यही तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना? हां, इसमें μ0/4 पाई की वैल्यू होती बेटा 10⁻⁻7। जैसे g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है। इसी तरीके से μ0/4 की फाई की वैल्यू इतनी होती है। सर इसका यूनिट क्या होगा? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट समझना पड़ेगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा यूनिट? एसआई। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को सर्च करने में टेस्ला का भी बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए टेस्ला के नाम पे हमने इसका यूनिट बनाया। क्या किया? टेस्ला के नाम पे हमने इसका यूनिट बनाया। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। सर सीजीएस भी बता दो लगे हाथ। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। टेस्ला ऐसा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, और गॉस आपका छोटा यूनिट है। छोटे यूनिट के साथ नंबर बड़ा होता है। इसको अगर ऐसे लिखोगे 1 गॉस 10⁴ उधर चल जाएगा तो 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर है एकदम? कैसे आया? जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये रिलेशन है, वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड रिलेशन है ये। उसी तरीके से ये रिलेशन है दो यूनिट के बीच में। ये क्या है? रिलेशन है दो यूनिट के बीच में। क्लियर? क्या है? रिलेशन है दो यूनिट के बीच में। तो सर अगर ये टेस्ला है, मतलब यहां पे आप देखो कि ये तो आप कह रहे हो कि टेस्ला है, यह μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r²। तो यहां से इस μ0 जो भी होगा उसका यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, काट दो। साइन थीटा कोई डायमेंशन नहीं होता, काट दो। dl मतलब लेंथ, और ये डिस्टेंस है, r है, ये भी तो डिस्टेंस r, ये भी लेंथ का स्क्वायर। इसको इससे काटोगे तो नीचे एक लेंथ बनेगा। ओ मा गो टू रूल ऑफ डायमेंशनली देख रहा हूं। तो μ0 बराबर आप क्या लिख सकते हो? μ0 बराबर लिख सकते हो dB इंटू लेंथ बटा करंट। भाई dB, ये लेंथ इधर चला जाएगा, लेंथ इंटू करंट। मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ज्यादा अच्छे से लिख दूं? ले पूरा लिख देता हूं। टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सवाल आएगा बेटा, ओ बेटा नीट में इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है कई बार। नहीं, μ0 पे तो एक ही बार पूछा है। μ0 का यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे निकालोगे? देखो बेटा, μ0 का कोई डायमेंशन नहीं होता, साइन थीटा कोई नहीं होता, डिस्टेंस से डिस्टेंस का जगह नीचे डिस्टेंस आएगा। तो टेस्ला डिस्टेंस बटा करंट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर है क्या? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? ओके। तो μ0 देखो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, तो इसको क्या लिखो? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस 4 पाई को उधर ले जाओ तो μ0 बराबर आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷
टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सर हम समझ तो गए ये कांस्टेंट है, लेकिन कुछ तो नाम होगा। हाँ, इस म्यू नॉट को बेटा कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, नाम से समझो। तेरा नाम रामलाल क्यों है, बता। तुम्हें बकलोल क्यों कहता हूं मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकलोल, बता। बकलोल का क्या मतलब है? बकलोल वैसे बच्चे को कहते हैं जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, बहुत सुंदर हो, बहुत तेज हो, बहुत पढ़ने में होशियार हो, समझदार हो, उसको हम कहते हैं बकलोल। समझ रहे हो? उसी तरीके से इसको मैंने बोला परमिएबिलिटी, इसका क्या मतलब है तो नाम से पता करो। कह रहा बैगन है हम, हाँ। स्मार्ट, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिशन समझते हो? परमी मतलब परमिशन देने की एबिलिटी। तो क्या बात कर रहा हो, और क्या, किस चीज की परमिशन देने की एबिलिटी? कि मैग्नेटिक फील्ड को पास करा दे। जैसे मान लो एक वायर है, अब इस वायर को तुम एयर में रख दो, इस वायर को तुम वाटर में रख दो, इस वायर को तुम सैंड में रख दो, मतलब किसी चीज में रख दो, इस वायर को तुम आयरन में रख दो, आसपास कोई और मीडियम डाल दो। क्या हर मीडियम में आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा? नहीं, मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। यही मीडियम की परमिट करने की कैपेसिटी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट करेगा। डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट बोलते हैं, किसी और मीडियम के लिए क्या होगा, तो किसी और मीडियम के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं म्यू एम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। नॉट का मतलब फ्री स्पेस हो गया, यहां पे एम रखूंगा तो मीडियम आएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट भी यही होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहां पे हम लिखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। तुम्हें बहुत सारी चीजें यहां पे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कंसेप्ट एकदम रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होगा। सर क्यों यूनिट नहीं आएगा इसका? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो म्यू एम को क्या लिख सकते हैं? म्यू एम को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। यहां पे देख, ये म्यू एम था ना, पता म्यू एम को क्या लिख सकते हैं? सर आप म्यू एम को लिख सकते हो म्यू आर इंटू म्यू नॉट। यस, जहां पे भी म्यू एम है उसको म्यू आर इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं। सर म्यू एम की वैल्यू क्या होगी? वो दिया होगा सवाल में, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। वाह यार, कितनी अच्छी राइटिंग और कितना सिस्टमैटिक तरीके से सारा कुछ समझाया मैंने। बता, तू ही बता। नहीं नहीं, तू खुद देख और फैसला कर, तू खुद देख और फैसला कर भाई। आइडियल है करंट एलिमेंट, देखो स्मॉल करंट एलिमेंट, ये डायरेक्शन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अलोंग द करंट होता है। यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल, आइडियल के प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। तीनों इक्वेशन जोड़ दूंगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r², आइडियल साइन थीटा बटा r²। बताओ है कि नहीं है? अब फिर मैंने यहाँ पे बात कर ली कि ये देखो वायर्ड से वायर्ड लॉ का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू इतना होती है, यूनिट यहाँ निकाल दिया, देखो डीवी की यूनिट यहाँ निकाल दिया। अब म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा? तो 4 पाई यहाँ चला जाएगा, 4 पाई 10⁻⁷। ये परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। मीडियम के लिए म्यू एम लिखेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू एम बटा म्यू नॉट आएगा। बताओ एकदम सुंदर तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ, नहीं तुम खुद देख के फैसला करो, बताओ। अब सुनो, अब बताओ कि ये जो डीबी मैंने लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा r², क्या ये तुम्हें याद हो जाएगा? हाँ। क्या यहां पे सारे टर्म तुम्हें पता है जो भी है? क्या तुम सबसे रूबरू हो? ये जो भी सुंदर चीज लिखा हुआ है, इस सुंदर चीज से तुम रूबरू हो? रूबरू का मतलब होता है, रूबरू का मतलब होता है क्या तुम सब चीज को जानते हो क्या क्या है? हाँ सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल छोटा सा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये 4 पाई सर कांस्टेंट है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का,
ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई है करंट एलिमेंट, छोटे से डीएल लेंथ की वजह से करंट पास कर रहा, डीएल लेंथ में करंट पास कर रहा, साइन थीटा, हाँ अब फंस गया, लो आई तो बोला यस सर, अब बता साइन थीटा में थीटा क्या है, ले लोटिया की जा, ये तो हम देखे ही नहीं, बुरबक कहीं के, अब बता बता, जा देख पन्ना पलट देख, माथा मार, बता मुझे तू, मैं देख रहा हूं लिख रहा हूं, देखना मत, थीटा है तो एंगल तो होगा, हाँ एंगल बिटवीन बोलता, एंगल बिटवीन, एक कह रहा एंगल है, अरे किसके बीच का एंगल, एंगल तो है वो तो पता है कि थीटा एंगल होता है, बहुत बड़ी बात बता दी तूने है ना, बहुत बड़ी बात बता दी ना कि थीटा एंगल है, अरे गधा एंगल तो होगा ही, किसके बीच का एंगल है वो भी तो बता, पकलो एंगल है तो हमें भी पता है कि एंगल है, किसके बीच का एंगल है ये तो बता, एंगल है आई डीएल और आर के बीच में, आर क्या है, वायर से वो पॉइंट का पोजीशन जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हो, वायर से उस पॉइंट का पोजीशन जहां पे आप फील्ड निकाल रहे हो, और आई डीएल वो करंट एलिमेंट, आई डीएल और आर के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन आर एंड आई डीएल, आई डीएल एंड आर, आइडियल वेक्टर है और आर भी तो पोजीशन वेक्टर है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है कि स्केलर होता है, सर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे, अच्छा यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट फिर से लिख लेते हैं क्या जाता है, यूनिट इसका होता है टेस्ला और गॉस, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट। अच्छा ये वेक्टर है कि स्केलर है, सर वेक्टर है, वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, हाँ डायरेक्शन होगा, अब डायरेक्शन कहां होता है इसका, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, वेक्टर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसके डायरेक्शन होते हैं, और ये ट्रायंगल लॉ मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है, तो इसके डायरेक्शन किधर होंगे, डायरेक्टर नहीं डायरेक्शन, डायरेक्शन ये तो लिखा था डायरेक्शन, ठीक है, किधर होगा डायरेक्शन, तो किधर होगा किधर होगा किधर होगा पता नहीं तो ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ना, सबसे पहली बात समझो, ये स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवार्ट लॉ है, स्केलर फॉर्म मतलब ये सिर्फ वैल्यू देगा, डायरेक्शन नहीं देगा, फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्केलर फॉर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर फॉर्म, जैसे कुलम्स लॉ का भी स्केलर फॉर्म बताया था कि बेटा फोर्स निकालोगे तुम फॉर्मूले से और डायरेक्शन निकालोगे बुद्धि से, तो जो स्केलर फॉर्म है बायोट-सावर्ट लॉ का, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा, तो डायरेक्शन होता किधर है वैसे, देखो समझाता हूं, ये है मान ले करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस छोटे से डीएल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आईडीएल, इस आईडीएल की वजह से यहां पर आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस आईडीएल की वजह से यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो ये एंगल है थीटा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये डीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में आर के और आईडीएल के मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आया, सर कैसे, एक्सपेरिमेंट से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड आईडीएल वेक्टर, कह सकते हो कि करंट कैरिंग वायर और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आईडीएल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस आर पे निकाल रहे हो तो इस आर के अलोंग नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ नहीं होगा, इस आर से परपेंडिकुलर ऐसे होगा, करंट इधर है तो करंट की डायरेक्शन में इधर नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड, ये आईडीएल के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। अब दो यहां पे बातें मुझे समझ में आई, दो बातें यहां पे समझ में आई कि यार एक तो एक्सपेरिमेंटली साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है और आईडीएल और आर के परपेंडिकुलर भी है, इन दोनों बातों से क्या हिंट मिलता है, इन दोनों बातों से क्या हिंट मिलता है, बताओ इन दोनों बातों से क्या हिंट मिलता है। पहली बात कि यार ये आर और आईडीएल के परपेंडिकुलर होगा, दूसरी बात इस फॉर्मूले में साइन थीटा भी आ रहा है,
तो इस बात से क्या हिंट मिलता है? सर वेक्टर फॉर्म में साइन थीटा की जगह आई डीएल क्रॉस आर क्यूब होगा। अरे क्या होगा तो पढ़ाऊंगा ना, काहे इतना मेहनत कर रही है बेटा जय श्री पूनिया? क्यों क्यों तेज चलने की आदत है क्या? 4 लात मारूंगा नीचे गिरे मिलोगे। आज फिजिक्स के ट्यूशन में चला गया मैं, मेरे पोटेंशियोमीटर के सवाल पूछा जो आपने कराया था, तो सर की हवा गोल हो रही थी, बोला कल बताऊंगा। बेटा ये सब काम से कोई फायदा नहीं है ना? पहले खुद का हवा संभालो। बैगन जैसे शकल जैसे इंसान, गधे बेवकूफ, पग सर की हवा गोल। टीचर की रिस्पेक्ट किया करो यार। आजकल के जनरेशन में मुझे नहीं समझ में आता, तुम किसी डैश डैश के तो फैन होते हो, जो यूट्यूबर होता जीवन में कुछ काम नहीं करता, नाचना गाना करता है, किसी की मजाक उड़ाता है, उसके तो तुम फैन होते हो, तुम्हारा वो आइडियल होता है। और किसी भी टीचर का उठा के तुम मजाक बना देते हो, उनकी हवा गोल कर दी। अरे भाई तेरे से तो ज्यादा ही आता होगा ना उनको, चाहे जो भी है, अपनी औकात देख पहले। फिसड्डी कहीं का। टीचर मतलब ठीक है, जीवन में कुछ नहीं किया होगा ना इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे यार ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा नहीं होता भाई कि जीवन में कुछ नहीं किया तो पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता हमेशा। सच में ऐसा नहीं होता। टीचर मतलब जीवन में कुछ काम वो कुछ तो कर नहीं पाया इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। फिर कैसा है सर? फिर बताओ क्या किया है? तो बहुत कुछ किया है, पढ़ ले। टाइम नहीं खराब करता हूं, समय कम है, सिलेबस थोड़ा ऐसे पीछे चल रहा है, 2-3 क्लास पीछे चल रहा है। अब नेता मत बनना, आई डोंट लाइक। देखो तो भाई यहां पर समझदारी वाली बात यह है कि हमें 2 चीजें यहां पे समझ में आई। परपेंडिकुलर ये कैसे हुआ? जैसे तेरी नाक बाहर क्यों निकली है, तुम्हें कैसे पता तेरी नाक बाहर निकली है? तूने देखा आईने में कि हाँ ये नाक बाहर निकली है। क्या नाक तेरा अंदर है क्या? नहीं सर ऐसे है। कैसे पता चला? आईने में देख के पता चला, एक्सपेरिमेंट किया। तेरे 2 कान है, तुम्हें कैसे पता चला? बता, तेरे 2 कान है, तुम्हें कैसे पता चला? वेरी गुड बेटा, जब चार्ज रेस्ट में है तब मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट क्यों नहीं होगा? ये बढ़िया सवाल है शिखा ने जो पूछा है। वेरी गुड वेरी गुड। जब चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि हर इंसान का अपना चॉइस होता है, अपना पसंद होता है, अपना तरीका होता है। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड को रेस्ट में रखे हुए चार्ज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, उसे इंटरेक्ट ही नहीं करता, उस पर फोर्स ही नहीं लगाता है जी। वो सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता, रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। देखो सबके नाम तुमने लिख दिए, सबके वीडियो तुमने देखे हुए हैं। यही तो करते हो जीवन में बेटा। पढ़ लिए होते तो आज डॉक्टर बनने के कगार पे होते। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। बढ़िया सवाल पूछा तुमने, वेरी गुड भाई। जब मैग्नेटिक फील्ड भागते हुए चार्ज पे फोर्स लगाया तो रेस्ट में रखे हुए चार्ज पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नहीं लगाता। ठीक है ना? ओके ओके। अब यहां पर देखो बेटा, अच्छे से समझना। तो यहां पे 2 बातें मुझे समझ में आई। पहली बात ये साइन थीटा भी आ रहा, दूसरी बात कि यहां पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर है प्लेन के, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जैसा कोई चीज होगा। तो बार्ट-सेवार्ट लॉ का यहां पे एक वेक्टर फॉर्म आता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चलेगा। कैसे? डीबी वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो तुम्हारा कांस्टेंट है, आई डीएल वेक्टर फर्स्ट वेक्टर क्रॉस 2 वेक्टर के क्रॉस से आएगा। किस 2 वेक्टर के क्रॉस से आएगा? जिस 2 वेक्टर के बीच में ये साइन थीटा एंगल है। क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 2 का तो ए क्रॉस बी बराबर आता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। किसका? 2 वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है, एंगल किसके बीच में है? सर थीटा एंड आर, लेकिन आर तो ऊपर है ही नहीं। और ये हाँ, आर तो ऊपर आ ही नहीं रहा है। अब कैसे करें? तो आर कैप ले लेते हैं। आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ आर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड में 1 ले रहा हूं, आर की वैल्यू नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायरेक्शन लिखूंगा, बटा आर स्क्वायर, खत्म। समझो इसको। सर ये कैसे किया? सुनो, तुमने क्या बोला था? थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा आई डीएल और आर के बीच का एंगल है। आई डीएल और आर के बीच का एंगल है हाँ। तो जब आई डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, यहां पे लिखो आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खोलो, आर कैप का, सॉरी,
क्रॉस प्रोडक्ट इसका खोलो तो क्या लिखोगे? सर इसको लिखेंगे आईडीएल, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और आर कैप एंड आईडीएल के बीच का एंगल था थीटा, तो साइन थीटा, यही तो आएगा आईडीएल साइन थीटा। अरे भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता? सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये होता है। यहां पे मैं पहला वेक्टर कह रहा हूं आईडीएल, दूसरा वेक्टर कह रहा हूं आर कैप, तो पहला वेक्टर आईडीएल का मैग्नीट्यूड आईडीएल, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। देख कितने लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया? सर ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, जब ऊपर आर है नहीं तो साला आर ऊपर आया कैसे? देखो आर आया लेकिन आर आया भी नहीं। सर ये तो जोरदार बात है, हाँ आर आया लेकिन आर आया भी नहीं। कुछ लोगों ने पता है क्या पढ़ा हुआ है? कुछ लोगों ने ये पढ़ा हुआ है और कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों फॉर्मूला का। अरे रामलाल इधर देख, अगर मैं इसको लिख दूं आईडीएल क्रॉस आर कैप को मैं लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा वो होता है वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं आर कैप को आर वेक्टर लिख लूं तो कोई बुराई नहीं है, आर कैप को आर वेक्टर बटा आर लिखूंगा, तो आर वेक्टर बटा एक आर नीचे, आर स्क्वायर पहले से था, ये आर क्यूब हो जाएगा। जैसे तुमने बोला सर लेकिन हमने रामलाल किताब में पढ़ा है, हमको पढ़ाया है नीचे आर क्यूब होता है, आप गलत लिख रही हो, ये दोनों एक ही बात है। कैसे? थोड़ा वेक्टर का नॉलेज लगाओ, थोड़ा वेक्टर का नॉलेज लगाओ। आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर बटा आर होता है। यूनिट वेक्टर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे? वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, तो इसको आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर बटा आर, तो आर और आर आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब होगा। अब बोलो ना नहीं समझ में आया, तो बेटा तुमको ये नहीं आया जो 11th क्लास का बेसिक है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आपको अच्छे तरीके से वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म याद होना चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है? अबे गधेरू, दोनों सही है, दोनों सही है, ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है। ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसका कोई यूज नहीं है, बस डायरेक्ट अगर वेक्टर फॉर्म पे सवाल आता है पहचानने के लिए कौन सा फॉर्मूला है तो ये आप टिक करेंगे। वैसे सवाल सॉल्व इसी फॉर्मूले से होगा, किससे? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यहां पे क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आईडीएल क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आईडीएल साइन थीटा, ऊपर तो कोई है ही नहीं तो आर कैप ले लिया, क्योंकि साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड आईडीएल। तो आर एंड आईडीएल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, लेकिन आर तो ऊपर है नहीं तो आर कैप लिया बस, क्योंकि डायरेक्शन तो लेना है, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। तो अब लिखेंगे आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर कैप। आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर बटा आर, आर वेक्टर बटा आर। अब इसको डायमेंशनली समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? डायमेंशनली समझो। कैसे डायमेंशनली समझे? सुनो ध्यान से। आईडीएल ये यूनिट वेक्टर में यूनिट नहीं आता, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे आर कैप है ना, तो आर कैप यूनिट वेक्टर इज वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसके पास खुद का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे मीटर नहीं है ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बस। तो देखो आइडियल बटा आर स्क्वायर डायमेंशनली सही है, ऊपर आर वेक्टर लिख लिया तो इसलिए नीचे आर क्यूब आया है, ऊपर आर वेक्टर लिखा इसलिए नीचे आर क्यूब आया है। क्या इन दोनों को आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं बेटा? कंपेयर करके याद रख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुलम्स लॉ एंड बार्ट-सेवार्ट लॉ में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस जरा समझिएगा, बोथ आर लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दो चार्जेस के बीच में इंफाइनिटली लार्ज लेंथ तक लगता है, और लाइन सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड भी इंफाइनाइट लार्ज लेंथ तक एक्ट होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी तक होगा, जैसे एक वायर है, इसका वायर का मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होगा? बहुत दूर तक आएगा, बहुत दूर तक होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं कि 1 मीटर तक मैग्नेटिक फील्ड है, 2 मीटर तक है, 500 मीटर तक भी होगा, लेकिन उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, लेकिन होगा वो बहुत दूर तक। सिंस व्हाट डिपेंड्स अपॉन इनवर्स स्क्वायर लॉ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जैसे Q चार्ज से तुम R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो क्या लिखते हो? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या 2 ही मीटर तक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 4 ही मीटर तक होता है कि 400 मीटर तक हो सकता है? सर आर की वैल्यू हम 400 मीटर भी रख सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम आएगा, लेकिन आएगा तो सही।
इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम आएगा, लेकिन आएगा तो सही, बहुत दूर तक होता है। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड फॉर बोथ द फील्ड, दोनों फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। याद है रामलाल पिंकी वाली कहानी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नथिंग बट एडिशन विथ वेक्टर रूल, एडिशन विथ वेक्टर रूल, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड एक इधर है और एक इधर है, ये बी इधर है मैग्नेटिक फील्ड और बी इधर है, तो मैं क्या करूंगा, 2b लिखूंगा कि वेक्टर की तरह ऐड करूंगा, ये सम आएगा √2b। कैसे? 90 डिग्री पर ये बी आई की तरफ, ये जे की तरफ वेक्टर है, वेक्टर सम लगाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना बोल सकता, मान ले मैग्नेटिक फील्ड इधर बी है और इधर बी है, बता नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर बी बी 2b, गधेरा 0, क्योंकि वेक्टर है, आगे भी पीछे भी कैंसिल होके 0। ये कहना चाह रहा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि वेक्टर रूल के साथ ऐड करना। यस, बता आगे भी पीछे भी, बता क्या होगा, तू ही बता ना, आगे भी पीछे भी बता क्या होगा? बोल 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 मुन्ना, बोल बोल बोल, शर्मा नहीं, बोल 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 बोल। बोल भाई क्या होगा? समझ में आ गया? उसी को कहता है कि वेक्टर फॉर्म के साथ ऐड करना, डायरेक्टली ऐड मत करना। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ लीनियर इनसाइड द सोर्स आइडियल जस्ट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लीनियर इनसाइड द सोर्स द चार्ज। ये वाली बात शायद अभी तुम्हें समझ ना आई है, लेकिन ये जोरदार कंसेप्ट है, ये जोरदार कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है जरा समझना अच्छे से, मैं आपको बताता हूं। देखो, सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है? सॉलिड स्फीयर के अंदर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड NSID, साइड सॉलिड स्फीयर, याद है? KQ स्मॉल r बटा कैपिटल RQ। यह इनसाइड सॉलिड स्फीयर, जहां पे R है सॉलिड स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस पर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जिसके वजह से आप फील्ड निकाल रहे हो ना, उसके अंदर ही अगर फील्ड निकालोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। और यह बात आप 12th में नहीं पढ़ रहे हो, यह बात तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी सही है। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि थर्ड पॉइंट कितने लोगों को समझ आया, तो भाई थर्ड पॉइंट तो ग्रेविटेशन में भी ट्रू था। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर मास की वजह से निकालते हो तो अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आता है। वही चीज कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सॉलिड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनसाइड द सोर्स आइडियल जस्ट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लीनियर इनसाइड द सोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर ये चीज तुम याद रखनी है तो सवाल डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये कई बार सॉलिड के अंदर फील्ड पूछता है तो हमेशा लीनियर होगा, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर है बेटा ये बात? नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स। यस, चार्ज, स्केलर सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? चार्ज से, नेमली एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा लिखा हुआ है नेमली एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। बट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द वेक्टर सोर्स आइडियल। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द वेक्टर सोर्स आइडियल। बेटा ये नीट 2022 में सवाल पूछा था, 99% बच्चे इसको छोड़ के आए थे क्योंकि ये चीज कहीं भी नहीं बताते। लेकिन मैंने ये सेम तरीके से यकीन और लक्ष्य दो, नहीं यकीन में, लक्ष्य वाले तो इस बार दिए हैं, यकीन में ये चीज पढ़ाया हुआ था। पेपर डिस्कशन मैंने दिखाया अपने नोट से पूरा का पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज एंड चार्ज इज ए स्केलर सोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वेक्टर सोर्स। आइडियल को आप वेक्टर बोलते हो, आइडियल को क्या बोलते हो? वेक्टर। सेम टू सेम स्टेटमेंट डाल दिया नीट 2022 में, सेम टू सेम स्टेटमेंट डाल दिया बेटा नीट 2022 में, डिट्टो सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स चार्ज and magnetic field produced by the vector source
आइडियल। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूं तो इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस आर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पोजीशन वेक्टर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। मतलब इस चार्ज से यहां पे फील्ड निकालना है तो अलोंग द लाइन होगा, पोजीशन वेक्टर के अलोंग, यहां पे पोजीशन वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर माइनस क्यू चार्ज लेता हूं तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अलोंग द लाइन होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम देखें तो इस आइडियल से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आर आएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। Where the magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector and current element dl। करंट एलिमेंट dl और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बेटा परपेंडिकुलर होता है। क्या कहते हो? इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। There is the angle dependence in the Bauer-Savart law which is not present in the electrostatic field। Magnetic field at a point in the direction of ideal is zero। मतलब इस चार्ज की वजह से तुम किधर भी जाओ तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ मिलेगा। मतलब आर एंगल डिपेंडेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिंपल KQ बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आइडियल आर के एंगल पे डिपेंड करता है। आप करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर यहां पर जाके फील्ड निकालेंगे, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल और आर के बीच में एंगल जीरो है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। समझिएगा, मैं फिर से ये डायग्राम बना रहा हूं। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां से आर डिस्टेंस पर यहां पे मुझे फील्ड निकालना है। बताओ क्या होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो फील्ड? भाई बार्ट-सेवार्ट लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है? बार्ट-सेवार्ट लॉ का फॉर्मूला कहता है आई डीएल साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। बताओ आई किधर है? आगे देखो ना, आई आगे है, आई एलिमेंट आगे है, आर भी आगे। एंगल बोलो क्या है? 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 डिग्री। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंगल डिपेंडेंस होता है, जबकि चार्ज में ऐसा कुछ एंगल डिपेंडेंसी नहीं आता। देयर इज द एंगल डिपेंडेंस इन द बार्ट-सेवार्ट लॉ व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज 0। बताओ समझ में आया? समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार हम देख लेते हैं। डाउट भी कुछ सेंसिबल होगा तो जरूर बता दूंगा। ये चैप्टर पढ़ने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा जरूरी नहीं है, लेकिन बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, है ना। सर प्लीज एक्सप्लेन 5th पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बेटा, बहुत आसान है। मान लो ये चार्ज है तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन वेक्टर कह रही है, डिस्प्लेस कर रहा है ना, हम यहां से फील्ड यहां निकालने के लिए जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आर के लॉन्ग ही होगा। माइनस चार्ज है तो पीछे होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। यही बात है बेटा, ठीक। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 5th पॉइंट, ये कितना आसान है। चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा उसके प्लेन में ही आएगा। अगर यहां पे निकालूंगा फील्ड तो पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग, यहां निकालूंगा पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग, यहां निकालूंगा पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग। 5th पॉइंट इज बहुत आसान, मैंने दोबारा से बता दिया। फिर से कोई दिक्कत है तो बताओ। डाइपोल वाला तो एंगल डिपेंड करता है ना, बात तो ठीक कह रहा है, डाइपोल की वजह से ना, लेकिन वो डाइपोल चार्ज की वजह से थोड़ी ना। आर क्रॉस आइडियल का फील आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर यहां पे परपेंडिकुलर कैसे होगा? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या क्या आइडियल जो डायरेक्शन है करंट कैरिंग वायर जहां पे रखा है, इससे परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है, ऐसे, इसके अलोंग कभी नहीं आएगा। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब समझ गए? ये कहने का मतलब है। 3rd पॉइंट बता दो भैया, नहीं समझ में आएगा बेटा 11th पर क्या हो, AK पंडित 11th पर क्या हो। तो मैंने 11th खराब है तुम्हारा, 3rd पॉइंट बहुत बेकार बात है। प्लीज एक बार 4th पॉइंट फिर से समझे। 4th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आता है, स्केलर है, आइडियल वेक्टर है। अभिषेक कुमार, ऐसा नहीं होता बेटा, ये फिर से बता दो। इसमें डाउट क्या? बोल, क्या चार्ज स्केलर है तुम्हें नहीं पता? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आता है तुम्हें नहीं पता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर से आया। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आता है? करंट एलिमेंट आइडियल जो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वजह से पैदा लेता है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा लेता है वो वेक्टर की वजह से लेता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर की वजह से लेता है। बता क्या है? क्या तू आइडियल वेक्टर तुम नहीं पता? तुमने यूज किया अभी? प्लीज एक्सप्लेन। ऐसा डाउट नहीं चलता है बेटा, बता क्या है? चार्ज स्केलर है ये तुम्हें नहीं पता? ऐसे नहीं,
छठा पॉइंट फिर बताओ गधे। इन द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में साइन थीटा आता है। आईडीएल और आर के बीच में एंगल 0 है बेटा, है ना। देख बदतमीजी कर रहा है। तुम्हें अगर डाउट कहीं है तो बता, मैं जरूर बताऊंगा, है ना। ठीक है, देखो बेटा, अपने पिताजी से घर में वैसे ही मजाक करते हो, हैं? जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुन लो। देखो, आइडियल वेक्टर ऑफ, बिकॉज इज द बिहेव एज अ वेक्टर, डायरेक्शन है। आइडियल का डायरेक्शन होता है, आइडियल का डायरेक्शन होता है करंट की तरफ, और ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन को फॉलो करता है। इसीलिए देखो, अमन यादव, बेटा पिताजी से ऐसे ही मजाक करते हो घर में, हैं? इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर 0 होता है, बिल्कुल 0 होता है आयुष गोयल। तो इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर में सोर्स अंदर थोड़ी ना है, चार्ज तो सरफेस पे होगा, सोर्स अंदर थोड़ी ना है बेटा। देखो वहां पर आर वेक्टर दिया हुआ है, वो 0 क्यों नहीं लिया आपने? देखो कितने लोगों को सारे समझ में आ गए? थम्स अप कर दीजिए। एक भी पॉइंट में डाउट आया तो आप थम्स डाउन कीजिएगा, ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे तभी आप थम्स अप करिएगा, अगर एक में भी डाउट है तो थम्स डाउन करिएगा। देख लेते हैं, एक में भी डाउट है तो थम्स डाउन करिएगा प्लीज। सोर्स के अंदर बोला है, और कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज सरफेस पे रहता, अंदर नहीं रहता। इतनी बुद्धि तो लगा ले यार।